अच्छा, इसमें जो फोर्सेस का टॉपिक कंटिन्यू कर रहे थे, इसमें न्यूटन्स लॉ को ऐड करते हैं। अब न्यूटन्स फर्स्ट लॉ तो इजी है, और उसकी बस स्टेटमेंट ही होती है, उसका कोई फॉर्मूला नहीं है, उसकी कोई कैलकुलेशन नहीं आती। तो न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। अच्छा, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन जो है वो सेम उसी तरह से सिनेरियो है जैसे लास्ट टाइम डिस्कस कर रहे थे, कि अगर एक ऑब्जेक्ट रेस्ट स्टेट में, तो वो रेस्ट में ही रहेगा जब तक कि आप उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई ना करो। और अगर कोई मोशन स्टेट में है, वो तब तक मोशन स्टेट में रहेगा तब तक कि आप उस पर फोर्स अप्लाई करके उसको स्टॉप नहीं करते। तो दोनों में एक्सटर्नल फोर्सेस आपको रिक्वायर्ड होती है। तो सेम स्टेटमेंट न्यूटन्स फर्स्ट लॉ के लिए भी बनती है। और इसकी आप स्टेटमेंट लिखोगे, एन ऑब्जेक्ट कंटिन्यूस इन अ स्टेट ऑफ रेस्ट और यूनिफॉर्म मोशन अनलेस एक्टेड अपॉन बाय एन एक्सटर्नल फोर्स। तो ये न्यूटन्स फर्स्ट लॉ की स्टेटमेंट होती है, सिंपल। और इसकी कोई इक्वेशन नहीं है, कोई फॉर्मूला नहीं है। और दूसरी बात ये कि अगर आप सम ऑफ ऑल फोर्सेस की बात करते हो, जैसे कि रेस्ट स्टेट इन्होंने कहा है या यूनिफॉर्म मोशन, तो रेस्ट स्टेट तो सिंपल है, उसमें ना बॉडी मूव कर रही होती है ना उसकी कोई स्पीड होती है। तो इसकी स्पीड जीरो होगी, तो कोई भी क्वांटिटी चेंज नहीं हो रही। तो वैसे ही बॉडी अपनी ओरिजिनल पोजीशन में रहेगी। लेकिन जब हम लिखते हैं यूनिफॉर्म मोशन, हम सिर्फ मोशन का वर्ड नहीं, यूनिफॉर्म मोशन का वर्ड लिख रहे हैं। और यूनिफॉर्म का मतलब ये होता है कि जो थ्रू आउट द टाइम जो भी आपके पास बॉडी की मूवमेंट है वो सेम रहे। तो इसका मतलब ये होता है कि एक तो स्पीड कांस्टेंट रहे, और कांस्टेंट स्पीड के साथ साथ एक और चीज इसमें जरूरी होती है, वो है इसकी डायरेक्शन। मिड टर्म का मैं आपको अपडेट कर दूंगा, अभी नहीं, जनवरी में रखेंगे, क्योंकि अभी सबके वेकेशन है, आधे लोग नहीं होंगे अभी वैसे भी। तो जनवरी में रखेंगे, अभी स्कूल्स में भी सबके चल रहे हैं, तो कोई भी अटेम्प्ट नहीं कर पाएगा सही से अभी। अब कांस्टेंट स्पीड के बाद इसमें सेम डायरेक्शन होना भी जरूरी है, क्योंकि वेलोसिटी के बारे में जैसे हमने डिस्कस किया था कि वो वेक्टर क्वांटिटी होती है। तो यूनिफॉर्म मोशन में स्पीड तो कांस्टेंट है, उसके साथ साथ एक सिंगल डायरेक्शन भी होनी चाहिए। तो इस वजह से हम इसे यूनिफॉर्म मोशन कहते हैं, क्योंकि इसमें आप दोनों क्वांटिटीज को एक साथ रिलेट करते हो, मैग्नीट्यूड को भी और डायरेक्शन को भी। तो ये आपके पास कॉन्सेप्ट हो जाएगा यूनिफॉर्म मोशन का। हाँ, अगर जैसे बॉडी की स्पीड कांस्टेंट है लेकिन वो एक सर्कुलर पाथ में मूव कर रही है, तो उसका मतलब ये होगा कि इसकी डायरेक्शन जो है वो कंटिन्यूस चेंज हो रही है। तो कंटिन्यूस डायरेक्शन चेंज होने की वजह से फिर वो यूनिफॉर्म मोशन नहीं होगा। तो उस पे फिर आप न्यूटन्स फर्स्ट लॉ अप्लाई नहीं कर सकते। यहाँ तक कोई क्वेश्चन? अच्छा, इसके अलावा जो न्यूटन सेकंड लॉ है उसमें आपको फॉर्मूला मिलेगा,
और वो काफी जगह कैलकुलेशन में यूज होता है। अब न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन में सिंपल एक्सेलरेशन और फोर्स को रिलेट करते हैं। व्हेन एन ऑब्जेक्ट, जब आप किसी ऑब्जेक्ट पे रिजल्टेंट फोर्स अप्लाई करोगे, experiences a resultant force, it accelerates in the direction of resultant force। तो जब किसी ऑब्जेक्ट पे रिजल्टेंट फोर्स अप्लाई करेंगे, अब वो किसी भी डायरेक्शन में करें, तो ऑब्जेक्ट भी जो है वो उसी डायरेक्शन में एक्सेलरेट करना स्टार्ट कर देगा। तो ये सिंपल सा कॉन्सेप्ट होता है इसका न्यूटन सेकंड लॉ के लिए। तो अगर आप हॉरिजॉन्टल राइट हैंड साइड पर फोर्स अप्लाई कर रहे हो, तो वो भी उसी डायरेक्शन में मूव करेगा। और इसके लिए सिंपल फॉर्मूला F इक्वल्स टू ma यूज होगा। और फोर्स का जो यूनिट होता है वो तो न्यूटन यूज करते हैं, तो वो तो सेम ही रहेगा। बाकी रिजल्टेंट फोर्स जो हम डायरेक्शन में फाइंड आउट करते हैं, एंगल्स फाइंड आउट करते हैं, वो तो हमने परपेंडिकुलर मेथड में देखा था लास्ट टाइम, कि फॉर्मूला मेथड से कैसे सॉल्व कर सकते हैं और डायग्राम मेथड से आप कैसे सॉल्व कर सकते हो। तो वो रिजल्टेंट फोर्स तो आप ऑलरेडी कर चुके हो। अब ये वाला कॉन्सेप्ट जो है न्यूटन लॉ का, और जो प्रीवियस मोशन में जो ग्राफ्स थे, स्पीड टाइम ग्राफ, डिस्टेंस टाइम ग्राफ, ये सारी जो चीजें, अब इनके क्वेश्चंस जो है वो काफी जगह पर मिक्स आते हैं। मतलब जरूरी नहीं है कि मोशन वाला क्वेश्चन है तो बस उसमें वो मोशन का ही कॉन्सेप्ट पूछे। तो स्टार्टिंग वो मोशन से होता है, लेकिन उसके बाद फिर वो उसमें फोर्स, रिजल्टेंट फोर्स, ये भी आपसे उसी में लिंक करके पूछ लेते हैं। तो क्वेश्चंस देखते हैं इसमें। अब जैसे ये वाला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1, इसमें मेंशन है इट शोज अ बलून फिल्ड विद हीलियम गैस, मास ऑफ द बलून इज 120 kg, कैलकुलेट द वेट ऑफ द बलून, शो योर वर्किंग। अच्छा, जो बॉडी का वेट होता है, वैसे आप सबको पता होगा कि वो डाउनवर्ड ही एक्ट करता है, तो इसको भी आप एज अ फोर्स कंसिडर करते हो। और यहाँ पर आपने उसका वेट फाइंड आउट करना है। तो जैसे आप फॉर्मूला लिखते हो F इक्वल्स टू ma, तो अगर फोर्स की जगह पर आप बॉडी का वेट कंसिडर करते हो, मास की जगह तो मास ही रहेगा, एक्सेलरेशन की जगह पर फ्री फॉल एक्सेलरेशन वैल्यू ऑफ g यूज करते हैं अगर, तो वेट का फॉर्मूला ऑटोमेटिक बन जाता है W इक्वल्स टू mg। तो यहाँ पर W इक्वल्स टू mg आप अप्लाई करोगे, मास 120 और वैल्यू ऑफ g 9.8, और उसके हिसाब से जब आप कैलकुलेशन करोगे तो 1176। आप इसे राउंड ऑफ करके लिख लो, बोले 1200 न्यूटन्स।
और बी पार्ट है द रिजल्टेंट फोर्स ऑन द balloon is 54 Newton. Show that acceleration of the balloon is 0.45 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब आंसर भी उन्होंने बता दिया, वैल्यूज भी सारी गिवन है, तो इजी क्वेश्चन है। राउंड ऑफ करना अपनी 2 या 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स में लाजमी करना होता है, तो 2 या 3 में उसको लाजमी राउंड ऑफ करना है। ठीक है, अगर उससे ज्यादा आपके पास सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं तो, अगर 2 या 3 ही आ रहे हैं तो मसला नहीं है। अगर आपको लगता है उससे ज्यादा सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं तो आप उसे फिर राउंड ऑफ करोगे 2 या 3 पर। अब जैसे 1176 इसमें 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, तो उसको 2 या 3 पर आप लेकर आओ। अच्छा, अब यहाँ पर फोर्स की वैल्यू गिवन है और एक्सेलरेशन आपने प्रूफ करना है, तो फॉर्मूला सेम रहेगा, F इक्वल्स टू ए इज इक्वल्स टू एफ अपॉन एम। अब फोर्स की वैल्यू जो है वो 54 न्यूटन है, और मास की वैल्यू जो है वो 120 kg। 54 डिवाइडेड बाय 120.45। प्रूफ। ठीक है, तो बस इसमें आपने प्रूफ करना था क्योंकि आंसर तो ऑलरेडी गिवन ही था, इसलिए एक ही 2 मार्क का ही था ये। और सी पार्ट है द बलून एक्सेलरेट्स अपवर्ड फ्रॉम रेस्ट एट 0.45 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर फॉर 8 सेकेंड। कैलकुलेट वेलोसिटी ऑफ बलून आफ्टर 8 सेकेंड्स। अच्छा, अब देखो इसमें ये सारी इंफॉर्मेशन जो है वो मोशन वाले टॉपिक में आपने स्टेटमेंट्स को भी गौर से देखना है। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है रेस्ट स्टेट, तो रेस्ट से स्टार्ट करने का मतलब है इनिशियल वेलोसिटी 0। ठीक है, तो जरूरी नहीं है वो आपको नंबर में लिखकर बताएं। रेस्ट का मतलब आपको खुद अब पता होना चाहिए कि इसका मतलब क्या होगा। तो इनिशियल वेलोसिटी 0 आप कंसिडर करोगे, एक्सेलरेशन आपको गिवन है, टाइम की वैल्यू गिवन है, और जो ये वेलोसिटी है ये फाइनल है। यू इनिशियल के लिए यूज कर रहे हैं और वी फाइनल के लिए। एक्सेलरेशन का फॉर्मूला अप्लाई करोगे, एक्सेलरेशन है 0.45, और इनिशियल है 0। 3.6। और वेलोसिटी इसमें 3.6 मीटर पर सेकंड आ रही है ना। अब देखो ये 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स में है, तो इसको भले आप एज इट इज लिख दो, मसला नहीं है, लेकिन आप चाहो तो इसको राउंड ऑफ भी कर सकते हो। और डी पार्ट है कैलकुलेट द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय बलून इन द फर्स्ट 8 सेकेंड्स। अब डिस्टेंस ट्रेवल के लिए क्वांटिटीज तो आपके पास वैसे ही बहुत सारी गिवन है, तो डिस्टेंस स्पीड के फॉर्मूला में आता है वेलोसिटी इनटू टाइम। वेलोसिटी की वैल्यू होगी 4, या 3.6 थी तो 3.6 आप यूज कर सकते हो, मसला नहीं है, राउंड ऑफ अगर नहीं कर रहे। 28.8 ये हो जाएगा 29 मीटर्स। ठीक है, अब देखो ये इजी क्वेश्चन था, 7 मार्क्स का था, लेकिन ये आपके पास न्यू पेपर का ईयर 23 का, तो ऐसा नहीं है कि इजी क्वेश्चन है तो नहीं आएगा, ये नए पेपर में ही आया है, पुराने कोई पेपर का इतना क्वेश्चन नहीं है।
इसके अलावा देखते हैं और कौन सा क्वेश्चन कर सकते हैं। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 2 है। It shows a motorcyclist accelerating along a straight horizontal section of track. The motorcyclist and motorcycle have a combined mass of 240 kg. On the straight horizontal section of the track, the motorcyclist accelerates from rest at 7.2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब यहाँ पर भी आप देखो, रेस्ट से स्टार्ट हो रहा है ना, तो इनिशियल जीरो, और एक्सेलरेशन जो है वो 7.2 है, और मास भी गिवन है। और फर्स्ट पार्ट में है द मोटरसाइकिलिस्ट रीचेस द एंड of a straight section of track in 5.3 seconds. Calculate speed of the motorcyclist at the end of the straight section. अब यहाँ पर जो टाइम की वैल्यू है वो 5.3 सेकेंड्स है, और एक्सेलरेशन भी है, इनिशियल वेलोसिटी जीरो है, और मास भी गिवन है। अब फिर से आपने फाइनल स्पीड फाइंड आउट करनी है, तो फिर से इसमें एक्सेलरेशन का फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। फाइनल माइनस इनिशियल डिवाइडेड बाय टाइम। और एक्सेलरेशन है 7.2, टाइम है 5.3, और इनिशियल वेलोसिटी फिर से जीरो। तो आप देखो सेम पैटर्न है क्वेश्चन का। 38.16, या राउंड ऑफ बल्कि 38 रहेगा, मीटर पर सेकंड। नंबर 2, कैलकुलेट द रिजल्टेंट फोर्स ऑन द मोटरसाइकिलिस्ट एंड मोटरसाइकिल ऑन स्ट्रेट सेक्शन ऑफ द ट्रैक। अब फोर्स फाइंड करनी है तो आप फिर से सेम F इक्वल्स टू एम ए यूज कर सकते हो। मास ऊपर गिवन है 240, एक्सेलरेशन 7.2, 1728। अब आप या तो इसे राउंड ऑफ कर दो 1700 पे, तो फोर्स हो जाएगी 1700 न्यूटन्स। यहाँ तक कोई क्वेश्चन? ओके। इसके बाद जो है, at the end of the straight section the track remains horizontal but bends to the right as shown in figure 2.1. When motorcyclist reaches the bend, she travels around the bend in a circular path at a constant speed. ठीक है, अब ये वाली बात यहाँ पे आप देखना कि सर्कुलर पाथ जो उसमें बना था, अब उसकी बात हो रही है, लेकिन स्पीड कांस्टेंट है। वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी है, और आपने ये बताना है कि वेक्टर क्वांटिटी स्केलर क्वांटिटी से कैसे डिफरेंट है। तो वेक्टर और स्केलर का डिफरेंस आपको पता है, तो बस आपने एक डिफरेंस लिखना है। वेक्टर कंसिस्ट ऑफ मैग्नीट्यूड
एज वेल एज डायरेक्शन। ओके, अब इसमें जो सेकंड पार्ट है, डिस्क्राइब व्हाट हैपेंस टू द वेलोसिटी ऑफ मोटरसाइकिलिस्ट एज शी ट्रेवल्स अराउंड द बेंड एट कांस्टेंट स्पीड। अच्छा, क्वेश्चन और डायग्राम एक बार आप खुद से देखो और फिर आप बताओ कि इसमें क्या आंसर पॉसिबल होना चाहिए। तो डायग्राम आप देखो, सिचुएशन जो क्वेश्चन में गिवन है वो देखो, और फिर बताओ कि क्या पॉसिबिलिटी इसमें हो सकती है। अच्छा, अब इसमें आप देखो क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली पहले तो ये स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा था, तो ना तो डायरेक्शन चेंज हो रही थी ना मैग्नीट्यूड। लेकिन कर्व पे आने की वजह से इसकी हो गई डायरेक्शन चेंज। स्पीड तो वही है लेकिन डायरेक्शन चेंज हो रही है। तो इसका मतलब ये हुआ बिल्कुल सही है, क्योंकि वेलोसिटी चेंज होगी, क्योंकि वेक्टर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी डायरेक्शन की वजह से चेंज हो सकती है। तो यहाँ पर जो है वो क्लियरली डायरेक्शन आपके पास चेंज हो रही है। तो डायरेक्शन चेंज होने की वजह से ही जो वेलोसिटी है वो भी चेंज हो जाएगी। ठीक है, तो यही चीज आपने यहाँ पर एक्सप्लेन करनी है। तो यहाँ पर आप सिंपल एक्सप्लेनेशन लिखोगे, 1 मार्क की है, ज्यादा डिटेल भी नहीं है। वेलोसिटी चेंजेस ड्यू टू चेंज इन डायरेक्शन। अच्छा, जो लास्ट वाला पार्ट है ना, इसको फिलहाल हम अभी नहीं करेंगे, क्योंकि सर्कुलर मोशन के साथ इसको सॉल्व करेंगे। अभी मतलब आंसर तो मिल जाएगा, लेकिन फिर वो सर्कुलर मोशन वाला कॉन्सेप्ट है ना, वो फिर सबको उतना क्लियर नहीं होगा। तो इसलिए अभी इसके लास्ट पार्ट को आप स्किप करो। इसके अलावा और क्वेश्चंस देखते हैं। ये वाला क्वेश्चन है, वैसे तो स्क्रीनशॉट मैंने सेंड किया था, लेकिन इसमें देख लेते, कोई मसला नहीं है अगर नहीं भी किया हो। अब क्वेश्चन नंबर 1 है, इट शोज अ स्ट्रेट सेक्शन ऑफ अ रिवर वेयर वाटर इज फ्लोइंग फ्रॉम राइट टू लेफ्ट एट अ स्पीड ऑफ 0.54 मीटर पर सेकेंड. A swimmer starts at point P and swims at a constant speed of 0.72 meter per second relative to water and at right angles to the current. तो अब आप देखो यहाँ पे करंट यानी वाटर का फ्लो, उसको करंट कह रहे हैं ये। ठीक है, उसकी डायरेक्शन जो है वो लेफ्ट हैंड साइड पर है। और जो स्विमर है, राइट एंगल। राइट एंगल का मतलब ये कि इसकी जो स्विमिंग की डायरेक्शन है वो यहाँ पर होगी। ठीक है, तो दोनों में राइट एंगल ट्रायंगल मतलब दोनों में 90 डिग्री एंगल बन जाएगा, क्योंकि जो ट्रैवल है वाटर का वो लेफ्ट साइड पर है और ये बिल्कुल उसके परपेंडिकुलर जाएगा। ठीक है। अच्छा, इसके अलावा अब जो इसमें नेक्स्ट पार्ट है वो देखते हैं। अब इसमें जो है वो आपने सबसे पहले वो रिजल्टेंट डिस्टेंस फाइंड आउट करना होगा, यानी जो उसकी
वैल्यू होगी वो, और उसकी डायरेक्शन फाइंड आउट करनी पड़ेगी। ठीक है। अब यहाँ पर लिखा हुआ है डिटरमाइन रिलेटिव टू द रिवर बैंक बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ द स्विमर्स वेलोसिटी। तो अब आपके पास देखो इसमें भी चॉइस है। आप चाहो तो डायग्राम यूज करो, या आप चाहो तो फॉर्मूला यूज करो। ठीक है, तो कोई ऐसा कंपलसरी उन्होंने कुछ नहीं कहा कि यही करना है आपने। तो डायरेक्ट आप फॉर्मूला अप्लाई कर दो कि रिजल्टेंट जो फोर्स होगी। अच्छा, अब यहाँ पे हमारे पास वेलोसिटी है ना, तो भले आप वेलोसिटी लिख दो, कोई मसला नहीं है। वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी होती है, फोर्स भी, तो उससे कोई प्रॉब्लम नहीं होता। इसको अगर हम हॉरिजॉन्टल कंसीडर कर लें, इसको वर्टिकल कंसीडर कर लेते हैं। तो हॉरिजॉन्टल है 0.54। अब इसकी आप कैलकुलेशन करो अगर, तो कैलकुलेशन करके आप आंसर बताओ कितना आ रहा है। ओके, 0.9। ठीक है, तो 0.9 जो है वो उसका रिजल्टेंट वेलोसिटी या मैग्नीट्यूड आप कह लो, मीटर पर सेकेंड। अच्छा, लास्ट टाइम जैसे क्वेश्चन किया था उसमें उन्होंने आपको स्पेसिफिक लिख कर दिया था कि रिलेटिव टू हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन आपने फाइंड आउट करना है। इसमें उन्होंने ऐसा कुछ भी नहीं लिखा, बस उन्होंने कहा डायरेक्शन। तो हमने लास्ट टाइम एक बार डिस्कस की थी कि अगर वो आपसे हॉरिजॉन्टल पूछते हैं 0.54, और वो क्वेश्चन में गिवन है। अब अगर आपने इसमें डायरेक्शन फाइंड आउट करनी है, तो उन्होंने आपसे कोई स्पेसिफिक नहीं कहा कि आप हॉरिजॉन्टल की डायरेक्शन लो या विद रिस्पेक्ट टू वर्टिकल लो। तो अब आप जो भी फाइनल आंसर लिखोगे, तो आपको खुद उसमें मेंशन करना है कि आपने ये एंगल विद रिस्पेक्ट टू हॉरिजॉन्टल फाइंड किया या वर्टिकल। ठीक है। तो फॉर एग्जांपल फॉर्मूला तो हम वही यूज करेंगे। आपने डायरेक्शन के लिए फॉर्मूला अप्लाई किया, टेन इनवर्स जो y कंपोनेंट पे वेलोसिटी है डिवाइडेड बाय x कंपोनेंट, टेन इनवर्स। अच्छा, वर्टिकल कंपोनेंट हमने इसे कंसिडर किया है, तो 0.72 न्यूमरेटर में आ जाएगा और 0.54 डिनोमिनेटर में आ जाएगा। और इसकी कोई कैलकुलेशन करके अगर फाइनल आंसर बता दे कितना आ रहा है एंगल्स में। 53 डिग्री। ठीक है, बाकी आप सब भी क्रॉस चेक कर लेना एक बार, ताकि एक कंफर्मेशन भी हो जाए सबको कि आंसर सेम आ रहे हैं, क्योंकि अक्सर होता है हम उस वक्त कैलकुलेट नहीं करते, बाद में फिर आंसर कुछ और आता है, तो फिर कंफ्यूजन होती है कि आंसर सेम क्यों नहीं आ रहा। ठीक है, तो इस वजह से एक बार अपने एंड पर भी आप लाजमी चेक किया करो। अब जैसे आपने लिखा 53 डिग्रीज,
अभी आप खुद देखो ये इनकम्प्लीट है, मतलब 53 डिग्रीज आगे क्या। ठीक है, तो हम लिखेंगे हॉरिजॉन्टल। तो बस इतनी सी इंफॉर्मेशन आप इसमें लाजमी ऐड कर देना, वरना आंसर जो है वो आपका इनकम्प्लीट होगा। मतलब आपको भी अगर कोई एंगल बताए 53, तो आप बोलोगे 53 एंगल तो ठीक है, लेकिन कहाँ से बन रहा है ये कैसे पता चल रहा है। ठीक है, तो इसी तरह से आप भी उनको फिर डायरेक्शन प्रॉपर बताओगे। अच्छा, अब उसके बाद जो सेकंड पार्ट है, उसमें ये कि 1.5 मिनट्स के बाद वो पॉइंट क्यू पर पहुंचा है। ठीक है। अच्छा, अब इसमें एक चीज आप याद रखो कि डायग्राम में कहीं भी पॉइंट क्यू आपको दिया हुआ नहीं है। ठीक है। रीजन उसका ये है क्योंकि अभी आप फाइंड आउट कर रहे थे रिजल्टेंट फोर्स, और रिजल्टेंट फोर्स आपको याद होगा कि उसमें डायगोनल डायरेक्शन बनती है। ठीक है, जैसे हमने लास्ट टाइम जब ये टॉपिक किया था, तो उसमें भी हमने बात की थी कि उसमें डायगोनल डायरेक्शन बनती है। तो यहाँ पर भी स्विमर तो वैसे इस डायरेक्शन में वर्टिकल जाने की कोशिश करेगा, लेकिन वाटर के फ्लो की वजह से वो वर्टिकल जा नहीं पाएगा, वो डायगोनल जा पाएगा इस तरह से। ठीक है। तो वो जिस पॉइंट पे यहाँ कहीं पहुंचेगा, तो यहाँ पॉइंट क्यू होगा। अगर वो बना देते ना, तो उससे हिंट मिल जाती क्वेश्चन में कि अच्छा है तो राइट एंगल ट्रायंगल वाला कॉन्सेप्ट है, तो इसलिए उन्होंने पॉइंट क्यू बनाया नहीं है। ठीक है, अब जिसको कॉन्सेप्ट याद है उसको पता होगा कि ये तो डायगोनल जाएगा, तो डायगोनल जाने की वजह से एक जगह पर जब ये पहुंचेगा तो उस पॉइंट को क्यू कंसिडर करना है। हर डायग्राम से इसका कोई लिंक नहीं है, हमें डायग्राम नहीं बनानी फिलहाल। आपने सिंपल पी और क्यू का डिस्टेंस फाइंड आउट करना है। अब पी और क्यू का डिस्टेंस आपने फाइंड आउट करना है सिंपल। तो पी ये रहा आपके पास स्टार्टिंग पॉइंट, और रिजल्टेंट वेलोसिटी आपने कैलकुलेट की है 0.9। ठीक है। तो अब यहाँ पर आप ये पूरा क्वेश्चन अगर देखो, तो अब आप बताओ कि इसका आंसर क्या होना चाहिए। क्योंकि टाइम उन्होंने आपको दिया है, टाइम की आप कन्वर्जन कर लोगे, वो तो सेकंड्स में आ जाएगा। ठीक है, सबके पास 53 डिग्री आया, प्रीवियस का सही है। ओके, अच्छा इसमें देखो आपने ज्यादा कुछ भी नहीं करना, आपके पास सारी वैल्यूज गिवन है, आपको फॉर्मूला पता है, तो आप सिंपल फॉर्मूला अप्लाई करोगे। फॉर्मूला होता है जैसे v इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, और आपने डिस्टेंस फाइंड आउट करना है तो d इज इक्वल्स टू v इंटू टी कर लेते हैं। और वेलोसिटी जो है वो आपने जो फाइंड आउट की थी 0.9, ये वाली यूज करना, क्योंकि वो रिजल्टेंट से मूव करेगा। और टाइम के लिए 1.5 को 60 से मल्टीप्लाई कर लेना, और उसके बाद आपके पास फाइनल आंसर आ जाएगा। 81। सही है। अच्छा, अब नेक्स्ट पार्ट है, when the swimmer is crossing the river, his action produce a constant forward force on his body. Explain why he moves at a constant speed. ठीक है, वैसे तो बहुत आसान सी लॉजिक इसमें अप्लाई होगी। उन्होंने आपको खुद ही बताया कि अगर वो स्विमर लेट सपोज इस डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो उसकी फोर्स है कांस्टेंट, फॉर एग्जांपल 10 न्यूटन। तो अगर आप एक कांस्टेंट फोर्स अप्लाई करते हो, तो आपको सामने से भी कांस्टेंट रेजिस्टिव फोर्स मिलेगी।
हाँ, जैसे अगर आप जॉगिंग कर रहे हो एक स्पीड से, तो आपको एयर रेजिस्टेंस वैसी मिल रही है। हाँ, अगर आपकी स्पीड कम ज्यादा होगी तो आपको फिर एयर रेजिस्टेंस डिफरेंट फील होगी। तो इसी तरह से जब ये भी एक कांस्टेंट स्पीड से स्विम कर रहा है, तो जो वाटर की रेजिस्टेंस या फ्रिक्शन होगी वो भी बिल्कुल सेम रहेगी। तो दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे, और बॉडी जो है वो एक यूनिफॉर्म मोशन में मूव कर रही होगी। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं, आप इसे रेजिस्टिव या ड्रैग फोर्स भी कह सकते हो, बाय वाटर एक्स इन ऑपोजिट डायरेक्शन विद इक्वल मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स। तो जो स्विमर की फोर्स थी ये भी उतनी ही फोर्स अप्लाई करेगा। रिजल्टेंट फोर्स जीरो हो जाएगी, मतलब एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे। रिजल्टेंट फोर्स बिकम जीरो। अच्छा, इसको फ्रेज करने के बहुत सारे तरीके हो सकते हैं, मतलब आप अपनी मर्जी से भी सेंटेंस बना सकते हो। जरूरी नहीं है कि आप एग्जैक्ट कॉपी पेस्ट करो। एंड इट स्विम्स विथ कांस्टेंट स्पीड। तो आप देखो, क्वेश्चंस इतने मुश्किल नहीं है। ये भी 9 मार्क का क्वेश्चन था, जल्दी भी कंप्लीट हो रहा है, फॉर्मूला भी ज्यादा चेंज नहीं करने पड़ रहे। इलेक्ट्रिसिटी में तो कॉम्बिनेशंस वगैरह में टाइम लग जाता था, इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है। और इसी के साथ अगर आप कुछ एमसीक्यूज भी इसमें देखो, तो उसका भी आपको एक आइडिया हो जाएगा। जैसे क्वेश्चन नंबर 5 है, a metal ball of mass 0.3 kg and weight 3 Newton is held so that it is below the surface of oil. It experiences an upward force of zero point 0.3 Newton. When the ball is released, what is its initial acceleration? तो पहले आप लोग एक बार ट्राई करके आंसर्स बताओ। अगर कैलकुलेशन सही होगी तो आंसर भी सही आ जाएगा। अच्छा, यहाँ पर सिंपल आप देखो, दो डायरेक्शन में फोर्सेस हैं, वेट और अपवर्ड फोर्स। तो सबसे पहले हमें रिजल्टेंट फोर्स निकालनी है, 3 माइनस 0.3, 2.7। और उसके अलावा
F=ma फॉर्मूला आप अप्लाई करोगे और रिजल्टेंट फोर्स हो जाएगी 2.7। और एक्सेलरेशन, सॉरी, मास, मास है 0.3 kg। ओके, आंसर 9 आंसर आ रहा है आपके पास, ठीक है। तो इसमें भी देखो सेम वही सिनेरियो था कि आपने रिजल्टेंट फाइंड आउट करना है, रिजल्टेंट के बाद आपकी बाकी कैलकुलेशंस खुद ही हो जाएंगी। ठीक है। और इसी तरह से आपको क्वेश्चन नंबर 10 भी सेम पैटर्न पे। An apple of mass 0.15 kg and weight 1.5 newtons falls from a tree. At one point during its fall, the air resistance on the apple is 0.6 Newton. So what is the acceleration of apple at this point? तो आपने फिर से एक्सेलरेशन फाइंड आउट करनी है, सेम पैटर्न क्वेश्चन है। तो वेट, बस इसमें डायरेक्शंस नहीं बनेगी, तो आपको खुद से पता होगा कि वेट डाउनवर्ड एक्ट करेगा और एयर रेजिस्टेंस जो है वो अपवर्ड एक्ट करेगी। फोर्स अपॉन मास, फोर्स की जगह पर 1.5 माइनस 0.6 डिवाइडेड बाय 0.15। 1.5 माइनस 0.6 डिवाइडेड बाय 0.15। इसमें आंसर आ रहा है 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, तो इसमें आपके पास इतना मुश्किल नहीं है यहाँ तक। अब इसमें न्यूटन्स लॉ हो गए, मोशन का बेसिक कॉन्सेप्ट हो गया, इससे रिलेटेड आपने क्वेश्चंस भी देखे कि पूरे पूरे क्वेश्चंस आप कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि एक पार्ट होगा दूसरा पार्ट सॉल्व नहीं हो रहा। तो कंप्लीट क्वेश्चंस भी हो सकते हैं सॉल्व। अब इसके अलावा जब नेक्स्ट टॉपिक से स्टार्ट होंगे ना, तो उसमें फोर्सेस लिंक होता जाएगा। जैसे कोई नया टॉपिक आया, टर्निंग इफेक्ट, अब उसमें फोर्स है लेकिन कॉन्सेप्ट उसका चेंज है। तो अब इस तरह से फोर्सेस हर जगह लिंक हो जाएंगी। ठीक है, तो इससे पहले आप ये सारी चीजें ट्राई करना, अपने एंड पर भी कोई कंफ्यूजन हो पूछ लेना। फाइल में अपडेट कर दूंगा ड्राइव लिंक में, उसमें आपको सारी चीजें अपडेटेड मिल जाएगी। ठीक है।